हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए डॉक्टर अमित खांडल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीए डॉक्टर अमित खांडल टैक्स गुरु। दोस्तों, आज मैं अमेंडमेंट की क्लास नंबर 3 लेने जा रहा हूं और उसके अंदर डियर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो जरूरी है करना। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे, बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले डियर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं विच आर एप्लीकेबल इन योर एग्जाम्स, दोस्तों इस पर पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर एग्जाम में आपको कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आप लोगों के एग्जाम में एप्लीकेबल होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये अमेंडमेंट क्या है, इसका थोड़ा सा हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है। सपोज करो ये है जी मिस्टर ए, जिसको हम बोलेंगे सप्लायर, और ये है दोस्तों मिस्टर बी, जिसको हम बोलेंगे रेसिपिएंट। एक तो होता है सप्लायर दोस्तों और दूसरा होता है रेसिपिएंट। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो सप्लायर है ये सप्लाई दे रहा है और रेसिपिएंट उस सप्लाई को ले रहा है। तो दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि सप्लायर को GSTR1 फाइल करना होता है फॉर ऑल आउटवर्ड सप्लाई। दोस्तों, मिस्टर ए की जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हैं उसके लिए ए को GSTR1 फाइल करना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, ए ने जिसको भी सप्लाई करी है वो उसकी इनवर्ड सप्लाई बन जाएगी और ये इनवर्ड सप्लाई मिस्टर बी को व्यू होती है GSTR2A में। ये जो मिस्टर बी है डियर, इसको ये व्यू होती है अंडर GSTR2A में। दोस्तों, जितनी व्यू हो जाती है उतना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी आउटवर्ड सप्लाई ऐसी होती है जो मिस्टर बी को व्यू नहीं होती है ना। अरे भाई, ए ने अगर आउटवर्ड सप्लाई करी है तो ए उसको दिखाएगा ना GSTR1 में। दोस्तों, जब वो उसको GSTR1 में सबमिट करेगा तब रेसिपिएंट को वो 2A में व्यू होगी। इसको बोलते हैं दोस्तों मैचिंग कॉन्सेप्ट, है ना, वो उसको व्यू होगी। लेकिन दोस्तों, अगर व्यू नहीं हो रही है, अगर व्यू नहीं हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में जब मिस्टर बी अपना GSTR3B फाइल करेगा, जिसको हम रिटर्न बोलते हैं, तो जब मिस्टर बी अपना 3B फाइल करेगा तो सपोज करो जी यहां पर आउटवर्ड सप्लाई 10 लाख रुपए की थी, है ना। उस 10 लाख में से 6 लाख रुपए की जो सप्लाई है वो तो व्यू हो रही है, मतलब उसको सप्लायर ने अपने GSTR1 में शो कर दिया है। लेकिन सपोज करो दोस्तों 4 लाख रुपीस की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो व्यू नहीं हो रही है रेसिपिएंट को, बिकॉज उसको GSTR1 में सप्लायर ने सबमिट नहीं किया है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं ओल्ड जो प्रोविजंस थे इस अमेंडमेंट को आने से पहले, तो क्या होता था डियर, अगर व्यू हो रही है तो भी अच्छी बात है, व्यू नहीं हो रही है तो भी अच्छी बात है। हम जितना भी GST होता था, सपोज 18% GST है, तो हम पूरे 1,80,000 रुपए का ITC क्लेम कर लेते थे। हम लोग डियर पूरे 1,80,000 रुपए का ITC क्लेम कर लेते थे, है ना, ऐसा होता था डियर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमको 6 लाख रुपए की इनवर्ड सप्लाई का भी पूरा ITC मिल जाता था और हमें 4 लाख का जो 18% है वो भी मिल जाता था। सो वी आर गेटिंग फुल ITC, 100% ITC डियर। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट ने इसके अंदर कर दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज। अगर दोस्तों मैं न्यू प्रोविजंस की बात करूं, अगर दोस्तों मैं न्यू प्रोविजंस की बात करूं तो अब क्या होगा डियर कि यहां पर सपोज करो सप्लायर ने 6 लाख रुपीस के बिल तो सबमिट कर दिए हैं। अच्छा, 6 लाख पर हमारा क्रेडिट कितना बनता है, सपोज जी 18% अगर हम निकालेंगे
6 लाख का। जरा बताओ भाई 6 लाख का 18% कितना होता है? सर 6 लाख का 18% होता है जी, ये मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं फटाफट से। 6 लाख का 0.18 ये आता है सर 1,08,000, है ना दोस्तों। ये जो 1,08,000 है जो सप्लायर ने शो कर दिया है, GSTR1 में दिखा दिया है, उतने का क्रेडिट तो रेसिपिएंट को, जो मिस्टर बी है, जो शो कर दिया है डियर, वो तो फुल मिलेगा, 1,08,000 मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो सप्लायर ने शो नहीं किया है अपने GSTR1 में, सपोज करो जी 4 लाख रुपए की सप्लाई सप्लायर ने नहीं दिखाई। अच्छा, हमारे पास बिल है उसका, मिस्टर बी के पास तो पूरे 10 लाख का बिल है। तो दोस्तों वो जो 4 लाख रुपए की सप्लाई सप्लायर ने शो नहीं करी, जिसका GST कितना बनता है सर? उसका GST बनता है 72,000। तो दोस्तों अब आप क्रेडिट कितना ले पाओगे डियर? अब आप पूरा 1,80,000 का क्रेडिट नहीं ले पाओगे। आप जो गुड्स परचेज करके लाए हो वो 10 लाख के लाए हो, आप मिस्टर ए से गुड्स परचेज करके लाए हो 10 लाख का, लेकिन डियर मिस्टर ए ने अपने GSTR1 में 6 लाख ही शो किया है, 4 लाख शो नहीं किया है। तो जितना शो कर दिया है उसका तो फुल क्रेडिट ले लो, है ना। जितना शो कर दिया है उसका तो फुल क्रेडिट ले लो। लेकिन डियर जो शो नहीं किया है, जो मिस्टर बी को 2A में व्यू नहीं हो रहा है, क्या उसका भी क्रेडिट मिलेगा? तो डियर गवर्नमेंट ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि जितना आपका एलिजिबल क्रेडिट है, भाई जो शो हो गया है वो एलिजिबल क्रेडिट है, तो वो तो आप फुल ले लो, लेकिन उसका मैक्सिमम 20%, उसका मैक्सिमम 20%, जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 20% आप और ले सकते हो, है ना। मतलब 72,000 का 20% नहीं कर देना डियर, इट्स रॉन्ग। जितना एलिजिबल क्रेडिट है वो तो फुल ले लो, और बाकी उस एलिजिबल क्रेडिट का 20% आप और ले सकते हो। मुझे बताओ डियर, अगर मेरा एलिजिबल क्रेडिट 1,08,000 है तो मैं उसका 20% और ले सकता हूं, मतलब मैं 21,600 रुपया और ले सकता हूं। तो दोस्तों बताओ मेरे को टोटल ITC अब कितना मिलेगा इस अमेंडमेंट को आने के बाद? सर हमें मिलेगा 21,600 प्लस 1,08,000, है ना। तो हमें मिलेगा जी 129,600, हमें 1,29,600 का क्रेडिट मिलेगा। तो कहां तो हम पहले पूरा 1,80,000 का क्रेडिट ले पा रहे थे, लेकिन डियर इस अमेंडमेंट को आने के बाद अब मैं 1,29,600 का क्रेडिट ही ले पाऊंगा। सर जो बच गया उसका क्या, कितना बच गया मैं बताता हूं डियर, कितना अमाउंट हमारा बच गया है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो 1,80,000 है इसमें से 129,600 तो हमको मिल गया। कितना क्रेडिट हमें नहीं मिला है डियर? सपोज इट इज अ मैटर ऑफ अप्रैल मंथ, है ना। तो दोस्तों हमें कितना क्रेडिट नहीं मिला है? हमारा जो बैलेंस क्रेडिट है, बैलेंस क्रेडिट वो आता है 50,400, 50,400। ये हमें कब मिलेगा दोस्तों? ये हमें सब्सीक्वेंट मंथ्स में मिल जाएगा। सब्सीक्वेंट सर कौन से मंथ में? मई में, जून में, जुलाई में। दोस्तों जब भी ए इस 4 लाख को GSTR1 में शो करेगा उस टाइम आपको हम 50,400 का बैलेंस क्रेडिट भी दे देंगे। लेकिन डियर अगर उसने शो नहीं किया है तो जो एलिजिबल क्रेडिट है वो तो आप फुल लेोगे, और एलिजिबल क्रेडिट का 20% और ले सकते हो मैक्सिमम। तो जहां मुझे 72 लेना चाहिए था वहां मैं 21,600 ही ले पाऊंगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूं। सबसे पहले डियर अगर हम इस चैप्टर के अंदर देखें तो इस चैप्टर में आप देखोगे डियर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ इनपुट क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट।
दोस्तों जैसे इनवॉइस के बेस पर क्रेडिट मिलती है, वैसे ही आपको पता है अगर अपन ने पूरे का बिल नहीं बनाया तो डेबिट नोट इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री इनवॉइस नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर। दोस्तों ये रेस्ट्रिक्शन उस इनवॉइस पर लगाया गया है जो कि अपलोड नहीं किया गया है, अपलोड नहीं किया गया है बाय द सप्लायर इन GSTR1। दोस्तों इसके लिए रूल नंबर 36 में एक सब रूल जोड़ा गया है, दैट इज सब रूल 4। और दोस्तों इसमें क्या कहा है, देखो दोस्तों जब हम ITC लेते हैं तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 लगता है CGST एक्ट का, जिसमें कंडीशंस होती है ITC की। और उसमें एक कंडीशन ये होती है डियर कि जो रेसिपिएंट है, जो क्रेडिट को ले रहा है, उसके पास पोजीशन में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी हम क्रेडिट ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं 10 लाख रुपए का गुड्स परचेज करके लाया हूं तो मेरे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट तो पूरा 10 लाख का है, मैं उस पर 1,80,000 का GST भी पे किया हूं, तो कंडीशंस तो मैं फुलफिल कर रहा हूं डियर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उसमें रूल नंबर 36 होता है जिसमें बताया गया है कि भाई डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों 9 अक्टूबर, ध्यान से सुनिएगा, 9 अक्टूबर 2019, 9 अक्टूबर 2019 से एक सब रूल ऐड कर दिया गया है, दिस इज सब रूल 4। और उसमें यह लिख दिया गया है डियर कि अब आप जो क्रेडिट लोगे वो कैसे लोगे, क्वांटम क्या होगा क्रेडिट का। तो मैं डियर आपको इस टेबल से समझाता हूं, दिस इज अ केस, और कितना ITC अब रेसिपिएंट ले पाएगा। सुनो डियर मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में डियर डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो जो लोग जुलाई 2020 एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो इनवॉइस होता है, जो डेबिट नोट होता है, हैज बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन GSTR1। अगर उसने GSTR1 में चढ़ा दिया है डियर तो रेसिपिएंट को उसका तो फुल ITC मिलेगा, है ना। जितने बिल सप्लायर ने चढ़ा दिए उनका तो फुल ITC मिलेगा। हाँ, जो अदर कंडीशंस हैं वो सब फुलफिल होनी चाहिए, ओके। लेकिन दोस्तों सप्लायर ने जिन इनवॉइस और डेबिट नोट को अपलोड नहीं किया है, सप्लायर ने जिन इनवॉइस और डेबिट नोट को अपलोड नहीं किया है, उसके लिए जो क्रेडिट है डियर, ध्यान से सुनिएगा, 20% ऑफ एलिजिबल ITC। मतलब ये जो 20% निकलेगा वो इस एलिजिबल ITC का निकलेगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अपलोडेड इनवॉइस। मतलब जितने के इनवॉइस अपलोड हो गए हैं, जिनका आप ITC फुल लिए हो, उसका 20% और ले सकते हो, उसका 20% और ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा 10 लाख रुपए का बिल है जिस पर 180 की ITC मिलनी चाहिए, तो क्या ये ITC मुझे 180 से ज्यादा मिल सकता है? नहीं सर, इससे ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता। देखो लिखा है, हावेवर द ITC सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल एलिजिबल ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड। दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। चलिए जी हम इलस्ट्रेशन लेते हैं, ये नोटिफिकेशन आया है, इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। दोस्तों ये इलस्ट्रेशन आप जरूर करके जाइएगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर स्टैच्यूटरी अपडेट। हो सकता है डियर एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। दोस्तों जैसे इलस्ट्रेशन को करके देखते हैं, सपोज करो मिस्टर विजय एक रजिस्टर्ड सप्लायर है ना, उसको 100 इनवॉइस रिसीव होते हैं फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। उन्होंने किसी से सप्लाई ली है, रजिस्टर्ड सप्लायर है मिस्टर विजय, 100 इनवॉइस उनको मिले हैं, इन्वॉल्विंग उन 100 इनवॉइसेस का जो GST अमाउंट है वो 10 लाख रुपया है। 10 लाख रुपया का GST उनको अवेल करना है, बिकॉज उन्होंने किसी से इनवर्ड सप्लाई ली है, एंड द टोटल इनवॉइस नंबर इज 100 फ्रॉम वेरियस सप्लायर, बहुत लोगों से गुड्स खरीदा था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, अक्टूबर मंथ का जो GSTR 3B फाइल होता है वो फाइल होता है 20 नवंबर तक, अगले महीने की 20 तारीख तक। तो दोस्तों आपको यह बताना है कि मिस्टर विजय को कितना ITC मिलेगा,
in the following independent cases, assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible। बाकी सारी जो सेक्शन 16 में कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हैं। अच्छा, आपको दो केसेस दिए हैं डियर, हम दोनों केसेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है डियर हमारा केस नंबर 1। सपोज करो आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस, सपोज करो दोस्तों वो जो 100 इनवॉइस हैं उनमें से 80 इनवॉइसेस का जीएसटी बनता है 6 लाख। 100 इनवॉइस में से 80 इनवॉइसेस का जो जीएसटी बनता है वो 6 लाख रुपया बनता है डियर, एंड विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। और दोस्तों उनको सप्लायर के द्वारा अपलोड कर दिया गया है ना, अपलोड कर दिया गया है इन देयर रेस्पेक्टिव जीएसटी R1 बिफोर द ड्यू डेट। मतलब मैं किसी से गुड्स खरीद के लाया, 100 इनवॉइस है मेरे पास, उनमें से 80 इनवॉइस अपलोड हो चुके हैं और उन 80 का क्रेडिट 6 लाख है। ठीक है, तो दोस्तों मैं केस नंबर 1 में कितना आईटीसी लूंगा? दोस्तों मैं क्रेडिट जब लूंगा तो मैं कैसे लूंगा? एज पर द अमेंडेड प्रोविजंस। जब मैं केस नंबर 1 में आईटीसी अवेल करूंगा दोस्तों, तो मैं अपनी 3B जो जीएसटीआर 3B है जो मुझे नवंबर में फाइल करनी है 20 नवंबर को, मैं डियर जो मेरे 80 इनवॉइसेस अपलोडेड हैं, मेरा जो रेस्पेक्टिव सप्लायर है उसने 80 इनवॉइस अपलोड कर दिए हैं जिनका आईटीसी 6 लाख बनता है। तो दोस्तों जो इनवॉइस अपलोड हो जाते हैं उनका तो हमें फुल क्रेडिट मिलता है। अगर 6 लाख रुपया का आईटीसी है तो मुझे पूरा 6 लाख रुपया का आईटीसी मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरे कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिन्होंने इनवॉइसेस के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाई थी उसको अपलोड नहीं किया उनकी जीएसटीआर 1 में। अच्छा दोस्तों वो क्रेडिट मेरा 4 लाख है, तो डियर मैं क्या पूरे 4 लाख की क्रेडिट ले पाऊंगा? नहीं डियर, मैं ले पाऊंगा 20%। मैक्सिमम कितना ले पाऊंगा? 20%। किसका? 4 लाख का नहीं, जो एलिजिबल क्रेडिट है। देखो यहां मिस्टेक नहीं करना, बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में 20% 4 लाख का कर देंगे। नो, ये 20% करना है आपको 6 लाख का। दोस्तों जब 6 लाख का हम 20% करते हैं तो इट कम्स टू 1.2 लाख, इट कम्स टू 1.2 लाख। सो जहां मुझे 10 लाख का क्रेडिट मिलना चाहिए था दोस्तों, इस अमेंडमेंट को आने के बाद अब मैं 7.2 लाख का ही क्रेडिट ले पाऊंगा। अब दोस्तों मैं 7.2 लाख का ही क्रेडिट ले पाऊंगा। तो डियर नोट में भी ये लिखा है, जो इनवॉइस सप्लायर ने अपलोड कर दिए हैं जीएसटीआर 1 में उनका तो फुल आईटीसी मिलेगा, लेकिन जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए हैं डियर सप्लायर ने, उनका क्रेडिट आप 20% ही ले सकते हो। लेकिन 20% किसका? एलिजिबल क्रेडिट का। और एलिजिबल क्रेडिट कितना है? 6 लाख। तो दोस्तों जो मेरे अपलोडेड इनवॉइस हैं, एलिजिबल तो मेरा पूरा 10 लाख है, लेकिन जो अपलोडेड इनवॉइस हैं उनका मैं 20% और ले सकता हूं इन रिलेशन टू विदाउट अनलोडेड। जो अपलोड नहीं हुए हैं डियर उन इनवॉइसेस के लिए वैसे तो मुझे 4 लाख का क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन मैं 4 लाख नहीं ले सकता। मैं उन 4 लाख में से 1.2 लाख के जीएसटी का ही क्रेडिट ले सकता हूं। तो दोस्तों आई थिंक आपको केस नंबर 1 समझ में आया होगा। ओके सर, केस नंबर 2 क्या है डियर? केस नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो डियर मेरे को 100 इनवॉइस मिले, मैंने गुड्स परचेज किया और मुझे 100 इनवॉइसेस मिले, उसमें से 75 इनवॉइसेस, उनमें से 75 इनवॉइसेस जिनका जीएसटी अमाउंट बनता है 8.5 लाख। कितना बनता है जी? 8.5 लाख का जीएसटी बनता है। हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, है ना। 75 इनवॉइसेस ऐसे हैं डियर जो मेरे रेस्पेक्टिव सप्लायर ने अपलोड कर दिए हैं जिसका जीएसटी क्रेडिट 8.5 लाख बनता है। अच्छा, उसका जीएसटीआर 1 मेरे रेस्पेक्टिव सप्लायर ने फाइल कर दिया, तो अब मैं कितना आईटीसी ले पाऊंगा? तो मेरे अपलोडेड इनवॉइस तो हैं 8.5 लाख और जो अपलोड नहीं हुए हैं वो हैं 1.5 लाख। तो चलिए डियर देखते हैं केस नंबर 2 में हमें कितना मिलेगा। दोस्तों केस नंबर 2 में मिस्टर विजय कितना क्रेडिट ले पाएंगे? दोस्तों जो 75 इनवॉइसेस अपलोडेड हैं, जो 75 इनवॉइसेस अपलोडेड हैं, किसमें अपलोडेड हैं? जीएसटीआर 1 में, जिसका आईटीसी है 8.5 लाख। दोस्तों जितने अपलोडेड होते हैं उनका तो लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यू कैन टेक फुल क्रेडिट, यू कैन टेक फुल क्रेडिट।
लेकिन दोस्तों 25 इनवॉइसेस मेरे अपलोडेड नहीं हैं, 25 इनवॉइसेस मेरे अपलोडेड नहीं हैं जिनका क्रेडिट 1.5 है। तो डियर मैं कितना ले सकता हूं? तो सर आप ऐसा करो, जो अपलोडेड है ना उसका 20% कर लो मैक्सिमम। तो जब मैं 8.5 लाख का 20% निकालता हूं तो डियर इट कम्स टू 1.7 लाख। ओ माय गॉड दोस्तों, अगर मैं 8.5 लाख का 20% करता हूं तो इट कम्स टू 1.7 लाख। ओ माय गॉड, तो क्या दोस्तों मैं 8.5 और 1.7 मतलब क्या मैं 10.20 लाख का क्रेडिट ले लूं? ना जी ना, ऐसे कैसे होगा? 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट तो आप ले ही नहीं सकते। तो डियर अगर मैं 20% कर भी देता हूं और अगर वो मेरा 1.7 लाख आ रहा है तो दोस्तों जब मेरा बैलेंस क्रेडिट ही 1.5 है तो मैं 1.5 ही लूंगा, मैं 1.7 नहीं ले सकता डियर, मैं 1.5 ही ले सकता हूं। यही बात डियर उस अमेंडमेंट में लिखी थी। ये देखो, ये देखो, हावेवर द आईटीसी सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड। जो इनवॉइस अपलोडेड नहीं हुए थे डियर, उसका जो एलिजिबल आईटीसी है उससे ज्यादा क्रेडिट आप नहीं ले सकते, भले ही 20% ज्यादा आ रहा हो। कैसे लोगे डियर? तो यही बात इस इलस्ट्रेशन में आपको समझाई गई है कि आप यहां पर अमाउंट जरूर 1.7 आ रहा है, लेकिन जब आपका बैलेंस क्रेडिट ही 1.5 है तो आप 1.7 कैसे लोगे? So you will take 100% credit. You will take 100% credit. 100% credit, my dear friend. तो कहने का मतलब ये है जी, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्रेडिट होता है वो हमारे को फुल मिल सकता है, वो हमारे को फुल मिल सकता है। वो हमें फुल कब मिल सकता है डियर? जब या तो सामने वाला पूरे अपलोड कर दे, जो सामने वाला है डियर वो उसे पूरा अपलोड कर दे, और अगर उसने अपलोड नहीं भी किया है तो वो कोई थोड़ा बहुत पार्ट अगर होगा तो मेरे अपलोडेड वाले का जब मैं 20% निकालूंगा तो मुझे फुल मिल जाएगा डियर, मुझे फुल क्रेडिट मिल जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था जो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके सर, इसके बाद डियर हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है उस रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो बताता हूं डियर। ये स्टैच्यूटरी अपडेट है आईसीएआई का, और मैं बता दूं डियर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अमेंडमेंट क्या आया है। दोस्तों जब हम रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, आपको याद होगा डियर व्हाट इज द एप्लीकेशन? GST REG 01। यू हैव टू अप्लाई इन GST REG 01, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है। आई थिंक दोस्तों आपको बिल्कुल याद होगा। हाँ सर हमें बिल्कुल याद है। तो दोस्तों बात यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो डियर तो आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल देना पड़ता था। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल बताना पड़ता था। अब सपोज करो डियर जब तक मैं अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, जब तक मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मेरा बैंक में अकाउंट कैसे ओपन होगा? क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बैंक वाले मेरी फर्म का अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। तो डियर अब मैं बैंक अकाउंट कहां से लाके दूं? अच्छा, मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता हूं तो बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, और जब मैं बैंक अकाउंट ओपन कराने चाहता हूं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो दोस्तों लोग क्या करते थे डियर, वो अपना जो पर्सनल सेविंग अकाउंट होता था उस सेविंग अकाउंट के बिहाफ पर पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते थे और फिर उस रजिस्ट्रेशन से बैंक में अपनी फर्म का अकाउंट ओपन करवाते थे, है ना। तो डियर गवर्नमेंट ने क्या किया, सुनो मेरी बात,
गवर्नमेंट ने ये किया डियर, और इसके लिए सब रूल, एक नया रूल जोड़ा गया है 10A, एक नया रूल जोड़ा गया है डियर 10A। और दोस्तों ये जो नया रूल है ना 10A एंड रूल 21 जो CGST रूल है उसको अमेंड किया गया है। पता है इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दिया है, द रिक्वायरमेंट हैज नाउ बीन रिलैक्स वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं आपको एक बार पूरा लीगल टेक्स्ट पढ़ के सुनाता हूं। वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन GST पोर्टल, a person is required to furnish the details of his bank account. Yes, this requirement has now been relaxed to a limited extent by inserting a new rule 10A। एक नया रूल जोड़ा गया है CGST रूल्स में। और अब क्या होगा डियर? अब लॉ ने ये कहा है, मैं आपको बता दूं, कि एक बार आप बिना बैंक अकाउंट के रजिस्ट्रेशन करा लो, आपको कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं देना, आप अपना GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, वहां से 45 दिन 45 डेज, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, वहां से 45 डेज के अंदर अंदर, और द डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। मैं समझाता हूं दोस्तों बात क्या है। सपोज करो डियर, सपोज करो मैंने GST में अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया। अच्छा डियर, अमेंडमेंट होने के बाद मुझे बैंक अकाउंट नंबर नहीं देना पड़ता, तो मैंने अप्लाई कर दिया डियर। और माय डियर फ्रेंड, सपोज करो मुझे अप्रैल वाला जो मंथ था, क्योंकि मैं 1 अप्रैल को लाइबल हो गया था, मैं 1 अप्रैल को लाइबल हो गया था डियर, 1 अप्रैल 2019 को मैं लाइबल हो गया था। तो वहां से आपको पता है 30 दिन में हम अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। सपोज करो डियर मैंने 28 अप्रैल को अप्लाई कर दिया था, ठीक है दोस्तों, और मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो ग्रांट हो गया डियर, ग्रांट हो गया। कब ग्रांट हुआ जी? वो मुझे 5 मई को ग्रांट हुआ, 5 मई को, ठीक है, मुझे 5 मई को ग्रांट हुआ। तो दोस्तों लॉ ये कहता है कि जब 5 मई को ग्रांट हो जाएगा तो अब आप आराम से बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो। आपको बैंक अकाउंट ओपन करा लेना है, और आपको क्या करना है डियर, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ग्रांट हो जाए, उसके बाद जो 45 दिन है, 45 डेज, दोस्तों ये 45 डेज आप कहां से काउंट करोगे? 5 मई के बाद आप 45 डेज काउंट करोगे। तो 45 डेज तो आपके बहुत आगे तक जाएंगे, जैसे मई के अंदर आपका काउंट हो जाएगा तो ये तो जून तक जाएंगे डियर, जून में कोई डेट होगी वहां तक जाएंगे। लेकिन डियर आप अप्रैल से लाइबल थे तो आप अप्रैल की रिटर्न तो भरोगे ना। अब सपोज करो डियर अप्रैल की जो रिटर्न है वो तो 20 मई को फाइल करनी है। अप्रैल की जो रिटर्न है 3B वो तो आपको 20 मई को फाइल करनी है। तो लॉ कह रहा है जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ वहां से तो 45 डेज ले लो, लेकिन जो रिटर्न आपको फाइल करनी है अप्रैल मंथ की, दैट इज 20 मई, जो भी दोनों में से अर्लियर है, जो भी दोनों में से अर्लियर है, तो दोस्तों जून से पहले तो 20 मई आ जाएगा, तो मुझे GST डिपार्टमेंट को 20 मई तक, 20 मई तक बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, है ना। फिर से सुन लो, पहले क्या होता था डियर, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट GST का लेने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ती थी, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती थी, उनको अपना सेविंग अकाउंट देना पड़ता था क्योंकि फर्म का अकाउंट तो ओपन नहीं होता था। तो क्या किया डियर, गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST देयर इज नो नीड टू गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बैंक अकाउंट, है ना। अब क्या होगा डियर, फिर डिटेल नहीं देनी, क्या देनी है डियर, कब देनी है? आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही ग्रांट हो जाता है उसके बाद आगे आने वाले 45 डेज, और जो भी रिटर्न आपकी ड्यू डेट बीच में फॉल कर रही है, GST रिटर्न की जो भी ड्यू डेट फॉल कर रही है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, विच एवर इज अर्लियर, वहां तक डियर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करनी होगी।
ओके सर, बात समझ में आ गई। सो द रिलैक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। हाँ, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे सुनो, लेकिन ये रिलैक्सेशन कब अवेलेबल नहीं होगा? हु हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एज टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर। आपको पता है डियर, जो लोग टीडीएस डिडक्टर्स होते हैं, जो टीसीएस कलेक्टर्स होते हैं, जैसे इंटरमीडिएट में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फाइनल सिलेबस में है। टीडीएस डिडक्ट करना होता है जीएसटी में, टीसीएस कलेक्ट करना होता है। तो जो लोग टीडीएस के डिडक्टर और कलेक्टर होते हैं, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। याद है आप लोगों को? यस। और कुछ लोग होते हैं डियर जो सुओ मोटो भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सुओ मोटो का मतलब होता है जी अपनी इच्छा से करा लेते हैं। दोस्तों, उनको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उनको पहले बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, उसके बाद ही उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो किन लोगों के लिए रिलैक्सेशन नहीं है? जो टीडीएस डिडक्टर्स हैं, जो टीसीएस कलेक्टर्स हैं, उनके लिए नहीं है। और जो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऑन ओन डिस्क्रिएशन, उनके लिए नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स, रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑप्शन टू गिव हिज बैंक अकाउंट डिटेल्स आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। उसको ऑप्शन दे दिया, भाई तू टेंशन मत ले, बाद में दे देना, लेकिन विद इन 45 डेज of the grant of registration or due date of furnishing return whichever is earlier। सर अगर मान लो उसने डिटेल नहीं दी तो, सर सपोज रजिस्ट्रेशन हो गया, 45 दिन भी निकल गए, रिटर्न की डेट भी आ गई, लेकिन नहीं दी तो डियर लॉ ने बोला है अगर पर्सन इस नए रूल का वायलेशन करता है, अगर वो डिटेल नहीं देता है, तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। डिपार्टमेंट उसके रजिस्ट्रेशन को बाद में क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा अंडर रूल 21। तो आई थिंक दोस्तों ये रिलैक्सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो बैंक अकाउंट डिटेल आपको पहले देनी पड़ती थी, अब वो पहले नहीं देनी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद आप दे सकते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। ओके सर, आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फाइनल एग्जाम्स। जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किस चीज का है? सुनो मेरी बात। दोस्तों आपको पता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जब दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो वहां पर आपकी फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। वहां पर आपका कोई ना कोई ऑफिस होना जरूरी है। अगर आपका ऑफिस नहीं होगा, आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी, तो उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा। बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, you have to give information regarding your place of business in the respective state or in the respective UT। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे कोई टीसीएस कलेक्टर है, सपोज करो जी एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। अब दोस्तों ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है ना, या सपोज करो जी मैं जैसे कोई कैब है, ऊबर है, सपोज करो ऊबर का एग्जांपल ले लो। दोस्तों ये जो ऊबर होते हैं, ऊबर या जो फ्लिपकार्ट होता है डियर, फ्लिपकार्ट, ये लोग क्या करते हैं डियर? ये एक तरह से ई कॉमर्स ऑपरेटर का रोल प्ले करते हैं। दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, चाहे वो अमेजॉन हो चाहे वो फ्लिपकार्ट हो। दोस्तों ये क्या करते हैं, किसी दूसरे सेलर से जिसका गुड्स है वो बायर से उसको कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, जो पेमेंट होता है वो बायर सेलर को नहीं देता, बल्कि फ्लिपकार्ट को देता है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको पास पेमेंट जाएगा, फिर फ्लिपकार्ट ये पेमेंट सेलर को रिलीज करता है। ऐसा ही होता है डियर। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं डियर, ये जो फ्लिपकार्ट है डियर, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इस ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेलर से कुछ टैक्स कलेक्ट करना होता है, जिसको हम टीसीएस बोलते हैं, है ना। ये जो टीसीएस प्रोविजन है आपने पढ़े होंगे। जब तक टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, उसकी रेट होती है 1%, तब तक सेलर को ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट नहीं करेगा। दोस्तों जितना टीसीएस कलेक्ट किया जाता है उतने की बाद में सेलर को क्रेडिट मिल जाती है। आपने ऐसा पढ़ा होगा डियर। अब सपोज करो माय डियर फ्रेंड,
अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट का किसी स्टेट में ऑफिस नहीं है और वो इस काम के लिए डियर ऑफिस खोलेगा भी नहीं कि उसको टीसीएस कलेक्ट करना है ना। सपोज करो जी उसका ऑफिस तो उसने इंडिया में मुंबई में बना रखा है, अब बहुत सारी जगह पर उसका काम हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, तो दोस्तों वो हर जगह ऑफिस थोड़े ना खोलेगा। अच्छा, एज ए कलेक्टर, एज ए टीसीएस, टैक्स कलेक्टर एट सोर्स, आपको पता है डियर अंडर सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, अब उस स्टेट में लेना पड़ेगा ना जहां आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो। अब सपोज करो आप राजस्थान में डील कर रहे हो, यू आर फ्लिपकार्ट और यू आर डील इन राजस्थान, तो डियर आप वहां जब टीसीएस कलेक्ट करोगे तो क्या आप राजस्थान में अलग से ऑफिस खोलोगे? क्या यूपी में अलग से ऑफिस खोलोगे? अरे आपका काम ओनली टीसीएस कलेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट ने रूल 12(1)(a) के अंदर पहले से ही डियर टीसीएस कलेक्टर के लिए स्पेशल प्रोविजन कर दिया था कि उनकी अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है किसी स्टेट में तो विदाउट फिजिकल प्रेजेंस भी वो किसी भी स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज ए टीसीएस कलेक्टर। वो किसी भी स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस। ये डियर ऑलरेडी रूल 12(1)(a) बन चुका था टीसीएस कलेक्टर्स के लिए। दोस्तों इसी रूल 12(1)(a) को अमेंड किया गया है और इसे एक्सटेंड कर दिया है फॉर टीडीएस डिडक्टर ऑल्सो। टीसीएस कलेक्टर को जो रिलैक्सेशन पहले दिया जा चुका था रूल 12(1)(a) में कि विदाउट फिजिकल प्रेजेंस दे कैन गेट रजिस्ट्रेशन इन एनी स्टेट, उस रूल 12(1)(a) को टीडीएस डिडक्टर्स पर भी अप्लाई कर दिया गया है। आपको पता है डियर कुछ गवर्नमेंट सप्लाईज होती हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट करके देते हैं गवर्नमेंट, तो डियर वहां पर माय डियर फ्रेंड्स सपोज करो डियर किसी गवर्नमेंट को किसी पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना है, तो क्या डियर गवर्नमेंट हर स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी? नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि टीडीएस कलेक्टर हो या टीडीएस का डिडक्टर हो, जब वो रजिस्ट्रेशन एज ए टीसीएस और एज ए टीडीएस की कैपेसिटी में लेता है अंडर सेक्शन 24, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि उसका उस स्टेट में फिजिकल प्रेजेंस हो। विदाउट फिजिकल प्रेजेंस भी वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। टीसीएस तो ले ही सकता था, अब टीडीएस डिडक्टर भी ले सकता है। तो सर अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा? क्योंकि सर जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जो फॉर्मेट भरना पड़ता है, आरईजी फॉर्मेट भरना पड़ता है, उसमें हमें पार्ट ए में स्टेट का नाम बताना पड़ता है। तो सर हम क्या बताएंगे वहां पर? तो सुनो डियर मेरी बात, सपोज आपको राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेना है और आपका राजस्थान में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई बात नहीं, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस आप पार्ट ए में राजस्थान का नाम लिख दो, है ना, एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हां, लेकिन जो पार्ट बी होता है डियर, रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी, उस पार्ट बी में आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दो, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस है। सपोज आपका प्रिंसिपल प्लेस मुंबई में है तो आप मुंबई वाला एड्रेस दे दो पार्ट बी में, बाकी जिस राज्य में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है उस राज्य का नाम, उस स्टेट का नाम, उस यूटी का नाम आपको पार्ट ए में देना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी में अलग अलग स्टेट के नाम यहां पर दिए जा सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये अमेंडमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। हां सर हमें समझ में आ गया। दोस्तों एक और अमेंडमेंट है, दिस इज पॉइंट नंबर 3 इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर, ये भी मैं आपको बता देता हूं। याद करो डियर, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ते थे, तो डियर आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर को जब पढ़ते थे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट था सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक कॉन्सेप्ट था डियर जिसका नाम था सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाता था ऑफिसर के द्वारा। भाई आप सपोज करो अपना रजिस्ट्रेशन बंद करवाना चाहते हो, कैंसिल करवाना चाहते हो, कोई भी बंदा, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना चाहता है या प्रॉपर ऑफिसर सीक्स टू कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन,
या ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहता है, क्योंकि डियर कैंसिलेशन आप भी अप्लाई कर सकते हो और डिपार्टमेंट भी आपकी रजिस्ट्रेशन को सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है। लेकिन डियर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो ही जाए। वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता था डियर कि कैंसिलेशन के ऑर्डर को पास करने से पहले, कैंसिलेशन के ऑर्डर को पास करने से पहले वो लोग आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर देते थे। देखो, सस्पेंशन इज नॉट कैंसिलेशन। सस्पेंशन का मतलब है फॉर अ टाइम बीइंग आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। आपका रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल नहीं हुआ, इट इज ओनली सस्पेंडेड। जैसे किसी को अगर नौकरी से निकालना हो तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नौकरी से नहीं निकालती है, पहले उसको सस्पेंड करती है, फिर इंक्वायरी करती है, चेक करती है, उसके बाद ही उसको हटाया जाता है डियर। वही वाली बात है। अब होता क्या था डियर, सपोज करो किसी बंदे का सपोज करो 1 जुलाई 2019 को सस्पेंशन कर दिया गया। सस्पेंशन का मतलब इट इज नॉट कैंसिलेशन, सस्पेंशन कर दिया गया है डियर। अब डियर जब तक ये सस्पेंशन पीरियड चलेगा, है ना, जब तक ये सस्पेंशन पीरियड चलेगा, सपोज करो डियर उसका फाइनल कैंसिलेशन 25 जुलाई 2019 को होता है कैंसिलेशन। तो डियर ये जो 1 जुलाई से 25 जुलाई का पीरियड है, इस पीरियड के बीच में सस्पेंशन हुआ 1 जुलाई को, फाइनल कैंसिलेशन 25 जुलाई को होता है डियर। अब होगा नहीं होगा वो भगवान जानता है, लेकिन 25 जुलाई को इन लोगों ने डिसीजन लिया 25 जुलाई को कि भाई कैंसिलेशन करना है या नहीं करना है। अब प्रॉब्लम इज दैट ये जो पीरियड है, इस पीरियड में ये जो पर्सन है डियर, ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता था। ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लाई नहीं कर सकता, सप्लाई तो कर सकता है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। मतलब वो टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता, वो बिल में जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड आप जीएसटी का बिल नहीं बना सकते। आप सप्लाई तो कर सकते हो, आप बिल ऑफ सप्लाई बनाकर दे सकते हो, लेकिन आप टैक्सेबल इनवॉइस नहीं बना सकते। ओके, और दूसरी बात आपको रिटर्न भी नहीं भरनी। ये जो पीरियड है ना 1 जुलाई से 25 जुलाई तक की, इसकी आपको रिटर्न भी नहीं भरनी। इस पीरियड में आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उसकी आपको कोई रिटर्न नहीं भरनी होती। तो ना तो आपको टैक्सेबल बिल बनाना है इस पीरियड में, ना आपको रिटर्न भरनी है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं अमेंडमेंट पर आऊंगा। प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, प्रॉब्लम ये थी, सपोज करो डिपार्टमेंट ने 25 जुलाई को उसका कैंसिलेशन नहीं किया और उन्होंने सस्पेंशन को खत्म कर दिया डियर। उन्होंने कहा ना जी कोई सस्पेंशन नहीं है, आप तो आराम से बिजनेस करो, हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे डियर। डिपार्टमेंट को लगा भाई ऐसा कैंसिलेशन यहां पॉसिबल नहीं है, कोई भी रीजन था डियर, हो सकता है डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करी और बाद में पता चला हो नहीं यार गलत नहीं है, उन्होंने आपके सस्पेंशन को रिवॉक कर लिया डियर सस्पेंशन को। अब प्रॉब्लम क्या है डियर, सुनो प्रॉब्लम क्या है। ये जो 1 जुलाई दोस्तों, ये जो 1 जुलाई वाला पीरियड है, यहां से लेकर 25 जुलाई वाले पीरियड के बीच में जो बिल बने हैं डियर, डिपार्टमेंट तो आपसे जीएसटी मांगेगा क्योंकि आपका कैंसिलेशन हुआ ही नहीं। अच्छा, आप ये मानकर बैठे थे जी कैंसिलेशन तो हो जाएगा, तो आपने टैक्सेबल बिल नहीं बनाया, लेकिन वो आपसे जीएसटी मांगेंगे डियर, वो आपसे जीएसटी मांगेंगे। अब मांगेंगे तो भाई आप क्या करोगे, क्योंकि बिल तो अब कैसे बनाओगे, है ना। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों मैं आपको यहां पर इस प्रॉब्लम को फिर से समझा देता हूं कि जब आपका सस्पेंशन हुआ और जब कैंसिलेशन होना था, कैंसिलेशन अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर कैंसिलेशन हो जाता था तो वो यहां शुरू से माना जाता था, प्रॉब्लम ही नहीं आती, लेकिन कैंसिलेशन नहीं हुआ डियर। अब प्रॉब्लम यह कि इस पीरियड के अंदर जो सप्लाई हुई थी उसका जीएसटी जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्या करें, बड़ी दिक्कत आ रही थी।
दोस्तों याद करो, इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक याद दिलाऊं, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, डियर, याद करना, सपोज इफ यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 1 जुलाई 2019, सपोज करो डियर इस दिन आप लाइबल हो जाते हो अंडर सेक्शन 22 और 24, तो लॉ में क्या होता था कि आपको 30 दिन में अप्लाई करना होता था, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज में अप्लाई करना होता था। सपोज आपने अप्लाई किया 25 जुलाई 2019 को, है ना, आप अप्लाई कब करते हो जी, आप 30 डेज में अप्लाई कर देते हो 25 जुलाई को, और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है सपोज 5 अगस्त 2019 को। दोस्तों याद करो, रजिस्ट्रेशन ग्रांट 5 अगस्त को हो रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव 1 जुलाई से माना जाता था। याद आ रहा है आपको, उसे इफेक्टिव कहां से माना जाता था, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से इफेक्टिव माना जाता था। तो दोस्तों फिर प्रॉब्लम क्या होती थी कि ये जो 1 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक का पीरियड है, इस पीरियड में आपने जो भी सप्लाई करी होती थी उसके लिए लॉ में आपको ऑप्शन दिया जाता था रिवाइज टैक्स इनवॉइस का, कि भाई आप यहां पर रिवाइज कर सकते हो अपने बिल, क्योंकि डियर इस पीरियड में आपने जीएसटी का बिल नहीं बनाया होगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त को ग्रांट हुआ है, तो आप जीएसटी बिल तो 5 अगस्त के बाद ही बनाओगे। लेकिन डियर आपको रजिस्टर्ड तो 1 जुलाई से माना जाता था, तो डियर उससे क्या होता था कि आपको जब रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से ग्रांट कर दिया जाता था विद इफेक्ट फ्रॉम, तो आपको बिल रिवाइज करने का मौका मिल जाता था, और बिल रिवाइज करने से आप इस पीरियड में जो आपने ट्रांजेक्शन किए होते थे उसके बिल पर जीएसटी जोड़कर रेसिपिएंट से ले पाते थे। अच्छा, रेसिपिएंट को भी इनपुट क्रेडिट मिल जाता था। तो डियर कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी थी। अच्छा दोस्तों, ये जो पीरियड था 1 जुलाई से 5 अगस्त तक का, है ना, जिसके बिल आपने रिवाइज किए हैं, इसकी रिटर्न भी भरनी पड़ती थी। और मैंने रिटर्न चैप्टर में डियर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, फर्स्ट रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो डियर, तो जो आपका ये वाला पीरियड होता है इसको हम इंटरवेनिंग पीरियड बोलते थे। याद करो, इंटरवेनिंग पीरियड, ये जो हमारा इंटरवेनिंग पीरियड होता था डियर, इसमें एक तो हम बिल को रिवाइज कर पाते थे, दूसरी बात डियर इसकी रिटर्न हमको भरनी पड़ती थी एज ए फर्स्ट रिटर्न, उसको फर्स्ट रिटर्न बोलते थे, है ना। तो डियर उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने यहां पर कर दिया है अमेंडमेंट। ध्यान से सुनिएगा, क्या अमेंडमेंट कर दिया है, मैंने आपको याद दिला दी पुरानी बात। गवर्नमेंट बोली कि अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया गया है, किसी के रजिस्ट्रेशन को डिपार्टमेंट ने क्या किया है, सस्पेंड किया है, लेकिन बाद में वो कैंसिल नहीं हो पाता है और सस्पेंशन हो जाता है रिवॉक, डिपार्टमेंट आपके सस्पेंशन को रिवॉक कर लेता है डियर। तो उस पीरियड में जो आपने सप्लाई करी थी, जिसका आपने टैक्स का इनवॉइस नहीं बनाया था डियर, गवर्नमेंट ने यहां पर एक एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया है। ध्यान से सुनिएगा डियर, मैं अमेंडमेंट पर आ रहा हूं, यहां पर एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया है। अमेंडमेंट तभी समझ में आता है डियर जब पहले लीगल बैकग्राउंड क्लियर हो। एक्सप्लेनेशन क्या जोड़ा गया है, एक्सप्लेनेशन ये जोड़ा गया है कि इस पीरियड में वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करेगा, ये तो हमको पता है, ठीक है, और वो टैक्स के बिल भी नहीं बनाएगा, और वो कोई टैक्स भी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अब एक नया सब रूल 5 जोड़ा गया है रूल 21A में। ये जो रूल 21A है, इसमें एक नया सब रूल जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, इसमें यह बोला है, वेयर एनी ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन पास। भाई सस्पेंशन 1 तारीख को हो गया, लेकिन बाद में आपके सस्पेंशन को अगर डिपार्टमेंट ने रिवॉक कर लिया है डियर, तो ध्यान रखना, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31(3)A रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड सेक्शन 40 जो फर्स्ट रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ये जो सस्पेंशन आपका पीरियड रहा 1 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में, इस पीरियड के बिल को अब रिवाइज करने का ऑप्शन दे दिया गया है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम कराते हो तो वहां भी रिवाइज करने का आपको मौका मिलता है, बाकी कभी भी आप बिल रिवाइज नहीं कर सकते डियर। वही रिवाइज करने का ऑप्शन अब इस सस्पेंशन पीरियड में भी आपको दे दिया गया है, और वही प्रोसीजर
वही फर्स्ट रिटर्न भरनी पड़ेगी, वही बिल आप रिवाइज कर सकते हो। जब तक आपका सस्पेंडेड रहा डियर उस पीरियड के ट्रांजैक्शंस के लिए आपको बिल रिवाइज करने का मौका दिया गया है, ताकि आप उसका जीएसटी जमा करा सको और रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट भी कर सको। तो आई थिंक दोस्तों आपको यह अमेंडमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है डियर, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आपको ये ऐसे बहुत सारे वीडियोस, नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों आपका ये जो सब्सक्राइब करने का जो तरीका होता है डियर, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज मेरे को मोटिवेट करिए और थैंक यू सो मच। जोश दिल में जगाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।